हैप्पी न्यू ईयर। देखिए नया साल आने वाला है FY26 और FY25 देखे तो वैसे टफ साल रहा है भारत के इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट्स चल रहे हैं मगर पोर्टफोलियो लाल में है। सेंटिमेंटली सरकार ने इतनी सौगात दी है कि उससे बहुत बढ़िया माहौल बना रहा। जब त्रिवेणी संगम लगा कट्स का तो वो बहुत बढ़िया रहा। सो ओवरऑल हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से ये लगता है कि ये साल अच्छा जाना चाहिए। FY26 बहुत सारी पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स कम दिख रहे हैं, कई सेक्टर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो फाइनली आने वाले साल में ऑप्टिमिज्म के साथ हम जाएंगे। और लास्ट ईयर में हमने कुछ चीजें देखी कि निफ्टी 9.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो ब्रॉडर मार्केट्स में अगर हम देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 वो 4.36 का दिया। और उसके सामने जो स्मॉल कैप्स है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स निवेशित रहते हैं, जहां पे मैं भी अगर देखूं तो अगर चैनल्स पे बात करता हूं तो मैं जी बिजनेस पे जैन साहब के जेम्स में मोस्टली स्मॉल कैप्स करता हूं। तो इट हैज नॉट बीन अ वेरी गुड ईयर फॉर अस, टफ ईयर था। बट ऐसा लगता है कि क्वालिटी स्टॉक्स है, आने वाले दिनों में अच्छे सेक्टर्स के अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स चलेंगे। ऐसा बहुत घबराने वाली बात नहीं लगती है, क्योंकि इस साल में हमने देखा कि 16,700 एक अहम सपोर्ट था। हमने देखा कि वीकली इंडाइसेस, वीकली मूविंग एवरेजेस पे 16,700 से बंद होके, और आज का दिन जो मैं 31 तारीख को शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन रहा स्मॉल कैप के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा ऑप्टिमिज्म खो दे और पूरा पेसिमिज्म में आ जाए। बट यस 7.2% का नेगेटिव रिटर्न था। सो दैट वाज द रीजन कि सारी जो पोर्टफोलियोज थे सारे वो सब रेड में दिखे। मार्केट चल रहा है, पोर्टफोलियो लाल में। अब दूसरी तरफ जो बुल मार्केट या मार्केट्स का जो बुल था वो बुलियन के बुल में लग गया जाके, मतलब BULLION, वहां पे भी वो बुल बहुत बड़ा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमें ये था कि हमने हेवीली इन्वेस्टेड थे हम गोल्ड और सिल्वर में, बट एट द सेम टाइम हम लोग एग्जिट भी कर गए। मतलब आप अगर कोई चीज में 70-80 हजार 90 हजार की रेंज में घुसते हैं और जल्दी से अगर आपको 20-25-30% के रिटर्न्स मेटल जैसी चीजों में, और वो भी कैटेगराइज करें तो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे अगर हम रिटर्न्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लिया जाए। तो हमने हमारा जो मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप, जो कि आज हर जना, आप कोई भी चैनल पे सुनेंगे, कोई भी एक्सपर्ट को सुनेंगे, हर आदमी बोलता है मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप लाना चाहिए। और हमने मार्च 2024 में जब PMS लॉन्च किया था तो हमारा पहला जो फ्लैगशिप स्कीम था वो मल्टी एसेट फ्लेक्सी कैप का था। तो वहां पे गोल्ड सिल्वर हमने लिया था, REITs लिया था, बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए। बट अब जो देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में अब फ्रेश एंट्री लेने में बहुत डर लग रहा है। इतनी वॉलेटिलिटी एक एक दिन में, जितना सिल्वर का भाव हुआ करता था जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, वो आजकल एक दिन की वॉलेटिलिटी है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस नाउ। आगे देखते हैं किस तरीके से सिल्वर में मूव रहता है। गोल्ड और सिल्वर का मैं रेशियो की बातें करता हूं तो 100 का रेशियो जनरली देखते हैं कि गोल्ड में पहुंच गया था, गोल्ड और सिल्वर के बीच में, और अब वो 54 का रह गया। यानी कि सिल्वर हैज आउट परफॉर्म्ड गोल्ड इन लास्ट 2-3 मंथ्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउट परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी खासी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी है। इंडस्ट्रियल डिमांड में मतलब आप सोलार में, रिन्यूएबल्स में, EVs में, इन सब में काफी यूज आने वाला है। चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। सिल्वर की वॉलेटिलिटी में लोग, ऐसा है कि बहुत ज्यादा मैं सुनता हूं तो इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे यहाँ पे भी क्लाइंट्स काफी होते हैं, लोग माइनस साइड में बैठे हुए हैं। और जो प्रूडेंट इन्वेस्टर थे, जो लोग 90,000 1 लाख में एंट्री करते तो वो 140, 150 में, 175 तक भी देख के एग्जिट ले गए। बट फिर भी अगर कोई लोगों से बात करते तो कुछ लोग बहुत बड़ी तेजी में भी बैठे हुए हैं। ऐसा होता है, जब भी कोई चीज में तेजी आती है तो लोग 5-5 लाख 7-7 लाख के फिगर्स भी बोलने लगे। आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना डेप्थ में फंडामेंटल्स में घुसना नहीं आता सिल्वर और गोल्ड का। बट ये जरूर है कि रिसाइकलिंग डिमांड भी होती है, रिसाइकल होके आ जाता है, फिर यूज होना बंद हो जाता है, कोई सब्सटीट्यूट निकल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। सो अ थिंग कैन नॉट कीप ऑन गोइंग अप एंड अप। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। बट मैं ट्राई कट की बात किया था, त्रिवेणी संगम जो कट का था, यानी कि सबसे पहले तो इनकम टैक्स की सौगात जब ईयर बिगिनिंग थी, फरवरी 1 तारीख को 12 लाख तक जो टैक्स नहीं है, वो बहुत बड़ा एक सेंटिमेंटल डोज था। और वहां पे 1 लाख करोड़ तक का सरकार ने हिट लिया, बट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया। फिर दूसरी तरफ हमने देखा रेट कट्स बहुत सारे हुए, क्योंकि RBI ने करीब 3 बार रेट कट्स किए, 1.25% तक के रेट कट्स आए, तो उससे भी करीब 1,80,000 करोड़ तक का वो रहा। बट तीसरी तरफ जो 15 अगस्त को जो सौगात दिया वो बहुत जबरदस्त था। कुछ तो ये भी है कि जो US का
एक जो ट्रम्प ट्रेड टेरर जो चल रहा है 3T, उसकी वजह से मैं ये बोलूंगा कि सरकार यहां पे भारत में काफी एग्रेसिवली काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि एक तरफ अगर बड़ा डेंट लगे तो एटलीस्ट हम हमारी चीजें सारी बेहतर कर ले। तो वो एक पॉजिटिव और प्रोएक्टिव अप्रोच ने काफी बूस्ट किया सेंटिमेंट्स को, और हमें ऐसा लगता है कि जो निफ्टी में जो तेजी आई है, जो लार्ज कैप्स में तेजी आई है, उसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का भी है। तो जीएसटी कट ने ऑटो इंसुलरीज में और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में और बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त बूस्ट लाया है। तो वहां पे भी 1 लाख करोड़ तक का हिट लिया है। बट ओवरऑल ये तीनों कट्स आगे जाके बहुत जबरदस्त इंपैक्ट लाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में इन सब का पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत बड़े रूप में देखने को मिलेगा। ये हमारी रिसर्च टीम और मेरा मानना है। अब हम हमारे पीएमएस के परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो मैंने थोड़ी बातचीत की थी पीएमएस के बारे में कि हमने मल्टी एसेट में थे, गोल्ड सिल्वर और आरईआईटी ये सब लेके रखे हुए थे। तो हम लोगों ने कैगराइज अगर करें, हम लोग अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो वो करीब 13% है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम आप मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे 9.7% का निफ्टी का अगर रिटर्न है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी चीज देखी, और ऑल कैप इंडेक्स भी, बीएससी का ऑल कैप इंडेक्स भी अगर बेंचमार्क्स के साथ देखें और मल्टी एसेट अगर जो इंडाइसेस है उन सबको देखें तो वहां पे भी 10.49 का ही नवंबर 30 तारीख तक का रिटर्न था। ठीक है, सितंबर में बहुत जबरदस्त सिल्वर मूव किया है, बट एक कोई पर्टिकुलर मंथ को हम बेंचमार्क नहीं बना सकते हैं। एंड अगर एब्सोल्यूट रिटर्न देखें, अगर हम मार्च 6 तारीख को जब स्टार्ट किए थे और आज तक का रिटर्न है करीब 23.49%। ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको पीएमएस बाजार में और अलग अलग जगह पे वेबसाइट्स पे भी दिख जाएंगे, रेगुलेटरी वेबसाइट्स पे भी। और हमने एक नया स्कीम लॉन्च किया था, स्पार्कलिंग जेम्स, जो कि स्मॉल कैप फोकस स्ट्रेटेजी, प्योर इक्विटी, वहां पे अलग एसेट क्लासेस भी है। उस टाइम पे वो चीज अच्छी थी। अब ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप इज अंडर परफॉर्म, तो हमें लगा कि ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और लोगों की डिमांड थी कि सर हम आपको स्मॉल कैप्स के नाम से और हम जेम्स के नाम से ज्यादा देखते हैं, तो आप लोग प्लीज, आप लोग की टीम की वो स्ट्रेंथ है कि आप लोग प्लीज ये लॉन्च कीजिए। बट यहां पे हमने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। बट नेगेटिव रिटर्न दे के भी कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में लाइट जाती है तो पास वाले के भी लाइट गई कि नहीं वो देखते हैं। क्लास में अगर आपके खराब मार्क्स आए तो आपके दूसरों के कितने खराब आए, तो वैसा देखने लग जाता है। और वही चीज हमने भी देखी। तो हमने देखा कि एनएससी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 250 इंडेक्स, वो इस दौरान 3.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया। सो बेसिकली वी हैव आउट परफॉर्म्ड हियर आल्सो। बट अगेन ये आउट परफॉर्मेंसेस और ये सब एक अलग बात है। बट जब एक्चुअल पोर्टफोलियो की बात आती है और जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो की बात आती है तो वहां पे पैसा नहीं बन रहा है। अब दूसरी तरफ मैं एक और चीजों पे आऊंगा कि हमने CY 25 में, यानी कि जब 1 जनवरी 2025 में हमने जो फोरकास्ट दिए और उसका जो आउटकम है उसको भी कंपेयर किया, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारे आउटलुक को आउटकम के साथ कंपेयर करना बहुत जरूरी है। फोरकास्ट क्या किया था, तो हमने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.5% की ग्रोथ के बारे में बोला था। तो इनफैक्ट वहां पे 2.2 to 3% ही रहा, पार्शली वी हैव मेट। और यूएस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा था, वहां पे इनफैक्ट लग रहा था कि वहां पे ये इतने जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ट्रेड टैरिफ्स और ट्रेड और ये सारे जो डील्स चल रही है उनकी वजह से थोड़ा बहुत लग रहा था कि कुछ हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। बट वहां पे भी ग्रोथ जबरदस्त आई थी। अभी लास्ट जो डेटा आया 3.8 to 4.3% तक के डेटा आए हैं, तो यहाँ पे भी हमने पार्शियली मीट किया। फिर हमें लगा कि एआई पे हम लोग बात किए थे, तो एआई विल कंटिन्यू टू बी अ पॉजिटिव ड्राइवर। यस, एआई ने स्ट्रक्चरल इनफैक्ट सपोर्ट दिया और टेक वैल्यूएशन हालांकि बहुत जबरदस्त महंगे हो गए, तो वहां पे अब थोड़ा डर लगने लगा, तो वहां पे भी हमने यही बात बोली। तो पार्शियली वी हैव मेट देयर। फिर इन्फ्लेशन, इंडिया में हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, तो इंडिया में अच्छा खासा हमने सीपीआई लोएस्ट लेवल्स पे देखा जो कि 0.25% था अक्टूबर में। तो वही चीज हमने बोला कि ईजिंग इन्फ्लेशन इन ईएम मार्केट्स एंड मॉडरेटिंग ओवरऑल। रेट कट्स की हमने बात की थी, वो रेट कट्स भी हुए, बट यूएस फेड कट्स में नहीं हुआ, वो स्लोअर था देन एक्सपेक्टेड। सो विल से दैट वी हैव पार्शियली मेट देयर आल्सो। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बोलूंगा, बट यस हमारे प्रेजेंटेशन में आपको जरूर मिलेगी ये। तो जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिसी रिस्क, हमें लगा कि पॉलिसी शिफ्ट और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स वॉलेटिलिटी लाएगी, और वैसा ही कुछ हुआ। काफी वॉलेटिलिटी थी मार्केट्स में, इंट्राडे में भी बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी वो गजब की वॉलेटिलिटी लाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही भयानक और भयावह था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में भी हमने पार्शियली मीट किया। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा नहीं किया, कुछ सेक्टर्स ने किया, और जीएसटी कट के बाद
हमें लगता है कि कई अब 1-2 क्वार्टर और जाएं, मार्च के क्वार्टर के बाद पता चलेगा कि कैसे और रहता है। बट बीएफएसआई, मेटल्स, कुछ सेक्टरों ने अच्छा किया। और मार्केट वैल्यूएशंस, हमें कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेच लग रहे थे, वो एक हमें डर भी लग रहा था। स्मॉल कैप उस समय पे भी सस्ते नहीं थे। सितंबर 26 तारीख बाद गिरे जरूर थे, फिर नवंबर में लो बना के फिर बाउंस बैक किया और दिसंबर में फिर से थोड़े महंगे साइड में आए, तो वो एक लगा था। बट अब एक चीज मैं बता दूं कि इतना ज्यादा करेक्शन हो चुका है तो वैल्यूएशंस अब रीजनेबली अट्रैक्टिव हो गए हैं। और दूसरी तरफ अब टाइम वाइज करेक्शन भी काफी हो चुका है और आगे भी हो सकता है कि 6 महीना 5 महीना और टाइम वाइज करेक्शन होए, जून के क्वार्टर के बाद हम बेहतर करने लग जाए। तो प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन ये दोनों मार्केट्स में होते हैं, उसके बाद कई अपॉर्चुनिटीज आती है। तो स्मॉल कैप्स में वैसे भी हम बोलते हैं कि इन्वेस्ट करना तो आप कम से कम 3 साल 5 साल का होराइजन रखें। रूरल डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन हमें लगता है कि काफी बढ़ेगा इस बार, और रूरल डिमांड हुआ भी था, काफी बेनिफिट्स भी मिले हमने देखा। सेक्टरल अपॉर्चुनिटीज में मतलब फार्मा, इंफ्रा, बीएफएसआई अच्छा किए। बट इंफ्रा का ये मतलब नहीं कि शेयर मार्केट में इंफ्रा के स्टॉक्स का बहुत ज्यादा कोई अच्छा वो नहीं रहा। गोल्ड हमने बोला था कि हमें लग रहा था कि बहुत बढ़िया लगेगा, सेफ हेवन अपील भी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत थे, न्यू हाइज बनाए। सिल्वर आउट परफॉर्म किया गोल्ड को। कॉपर में भी हमें यही लग रहा था कि अच्छी डिमांड रहेगी और वही देखने को मिला। कॉपर और गोल्ड का भी कोरिलेशन है, तो पहले गोल्ड चला, फिर सिल्वर चला, फिर कॉपर चल रहा है। अब धीरे धीरे ये फेरस मेटल्स में भी आ जाएगा। इवन स्टील भी अब पिछले 2-3 दिनों से अच्छा परफॉर्म करने लगा है, वहां पे भी काफी प्राइसेस करेक्टेड है। और क्रूड ऑयल में कोई विशेष हमें लगाने दो, काफी इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ये सब रहती है, बट बहुत ओवरऑल कोई विशेष वो लगता नहीं है। अब मैं आगे के आउटलुक के बारे में बात करूंगा। तो मैंने लास्ट अभी कंपैरिजन किया तो भी मैंने काफी चीजें इस बार की भी बोल दी। तो हमें ऐसा लगता है कि रीजंस फॉर ऑप्टिमिज्म जो है वो वापस से हमें यही लगता है कि अच्छी अर्निंग्स रिकवरी होनी चाहिए और ईपीएस की ट्रेजेक्टरी में अच्छा इंप्रूवमेंट आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। करीब 12% के लगभग का अगर सारे सेक्टर्स को देखें तो ये रहा था लास्ट ईयर ब्रॉडर मार्केट्स का, बट इस बार हमें लगता है कि ये अच्छा खासा रहना चाहिए। और तो ये मानना है कि अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। दूसरा, इंडिया और यूएस ट्रेड डील, ये बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है, सब लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में ही रहता है। तो ये एक ये है कि यहां पे कुछ फेवरेबल होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी टल्लम टोली हो रही है, देखते हैं क्या होता है, बट 50% से अब बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या नेगोशिएशंस होते हैं और किस तरीके से माहौल बनता है। बट टैरिफ रिस्क बनी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ठीक लगता है क्योंकि कुछ हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा और टेक्नोलॉजी सर्विसेज है वहां पे हम कॉम्पिटिटिव है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस देखते हैं, मतलब क्लैरिटी है। तो ये फॉरेन कैपिटल इन्फ्लोज यानी कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंटली जो इस साल में जो प्रॉब्लम रही है वो है एफआईआईज के इन्फ्लोज को लेकर जबरदस्त सेलिंग की उन्होंने। और उसके सामने जो हमारी तीसरी महाशक्ति है यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने ऐसा एसआईपीज किया जो हाईएस्ट लेवल पे है। अगर हमारी एएमसी इंडस्ट्री देखिए, म्यूचुअल फंड्स का एयूएम देखिए, वो बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। तो वहां से काफी इनफ्लो आया और एफआईआईज का जो आउटफ्लो था उसको काफी मैनेज कर लिया, क्योंकि वहां पे रीजन भी था कि डॉलर इंडेक्स भले ही मजबूत नहीं हो बट डॉलर रुपी के सामने बहुत मजबूत हो गया था। सो वहां पे भी देखना कि ऐसा लगता है कि एक बार का टॉपिंग आउट हो चुका है डॉलर पे भी। फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन होगा एफआईआईज के फ्रंट पे और ऐसा लगता है कि वो लोग भी वापस से आएंगे, क्योंकि रीजन बहुत सारे हैं कि डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया में दिखेगी उनको। हमने देखा जीडीपी के आंकड़े बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, पॉलिसी की क्लैरिटी और बेहतर होगी इंडिया में, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि गवर्नमेंट मैंने जैसे शुरू में कहा कि प्रोएक्टिवली बहुत सारे काम कर रही है। फिर भारत के जो सॉलिड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, जहां पे मतलब 7% की ग्रोथ तो लगती है कि मतलब जीडीपी की ग्रोथ दिखनी चाहिए, और एजेंसीज काफी सारी है जो 7.5% भी प्रेडिक्ट कर रही है। तो लगता है कि जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम लोग अब 4th से 3rd बनने की तैयारी में है, जो कि 2030 तक होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं। और अब एक और मैं रीजन के बारे में बताऊंगा, वैल्यूएशन कंफर्ट जो इतना करेक्शन आया उसके बाद बढ़ गया है, और जो मैंने शुरू में भी बोल दिया, कई चीजें बात बात में भी भूल जाते हैं और अब पॉइंट आया एग्जैक्टली, तो मैं वापस से वही बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट अब करेक्शंस के बाद बेहतर हो गया। फिर मैक्रो एंड पॉलिसी एनवायरमेंट, यहाँ पे मतलब चीजें
बेहतर हो रही है, स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी है, लो इन्फ्लेशन है, फिर सपोर्टिव फिस्कल डायनामिक्स इंडिया के, ये बढ़िया है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों के बाद एक और चीज़ है कि भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो भी इनफैक्ट काफ़ी चैलेंजिंग रही। अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस हमारी करेंसी का भी था, हमारे मार्केट्स का भी था। देखते हैं किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में रहता है, बट फॉरेन इन्फ्लोज सर्टेनली इस साल ऐसा लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब रिस्क और रीजंस फॉर कॉशन ये हमने बनाया कि क्या हो सकता है आगे। तो देखिए, एआई ट्रेड एंड ग्लोबल कंटेजियन, ये एक बहुत बड़ा एक डर या तलवार लटकी हुई है कि शार्प वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल टेक मेजर्स ने इतने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड करना शुरू कर दिया कि एक रिस्क ऑफ अगर एनवायरनमेंट आता तो वहां पे करेक्शंस आ सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर्स की होने लग गई है, तो एक बहुत बड़ा एक ये भी डर लगता है कि कोई कोलैप्स आता तो एक बड़ी रिस्क है, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड अनसर्टेनिटीज है और जो डिलेज हो रही है, टैरिफ मूव्स है, देखते हैं क्या रहता है। तो ये एक हमारे रिस्क में हमने ले रखा है। फिर इंटरनल मैक्रो रिस्क ये है कि कई बार जो ग्रोथ हमने सोची वो नहीं आए और कुछ कैलामिटीज आ जाए, या फिर कोई और नेबर्स से हमारी कुछ वो हो जाए। तो बट सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मार्केट्स वापस से डिस्काउंट करके ऊपर निकल जाता है। और एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है इक्विटी सप्लाईज की, जो हमें बड़ी रिस्क लगती है। एसएमई में भर भर के आईपीओज आ रहे हो, गजब के वहां पे सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं। एसएमई आईपीओज के बाद हमने देखा कई छोटी कंपनीज आ रही है, वो भी अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे लाती है, जो कि सही नहीं है, टेबल पे नहीं छोड़ रहे इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब प्रोमोटर्स काफी ग्रीडी हो गए हैं। फिर जो तीसरी तरफ हमने देखा कि कई सारे जो ये टेक कंपनीज आ रही है, न्यू एज कंपनीज आ रही है, वो एक अलग ही वैल्यूएशंस पे आती है। तो वहां पे कुछ में अच्छा रिजल्ट मिला आईपीओ मार्केट्स में, वहां पे लोगों को निराश नहीं हुई, जो अनलाइक इन द पास्ट हुई है। सो ओवरऑल आईपीओज एंड प्रोमोटर्स की जो ये स्टेक सेलिंग है, भले वो कई बार ओएफएस से कर रहे हो, कई एफआईआईज लोग निकल, जो एमएनसीज है वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं, तो ये भी एक खराब चीज हो रही है। दूसरी तरफ वारंट्स इशू कर लेते हैं या प्रेफ का इशू लाते हैं, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे ला रहे हैं। तो इन चीजों ने मार्केट के जो सेकेंडरी मार्केट के डायनेमिक्स को डिस्टर्ब किया है लास्ट ईयर में। सो दैट्स व्हाई वी आर अगेन वेरी कॉशियस कि आने वाले साल में भी वही ग्रीड नहीं दिखे। अब आउटलुक यही है फाइनली कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स अच्छे लगते हैं हमें, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, पॉलिसी कंटिन्यूटी, इंडिया के जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स है, भारत का कंजम्पशन यानी कि रूरल इंडिया का जो कंजम्पशन है, ये सारी चीजें बढ़िया लगती है। और कुछ जो सस्ता हुआ है करेक्शन के बाद, तो दैट गिव्स अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आई थिंक इंडिया में वैल्यू दिखती है हमें, और बिल्कुल यहाँ पे जो लार्ज कैप्स है वहां पे भी काफी स्टॉक्स काफी सस्ते वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन में मैं कई बार ये बोलता हूँ कि सिर्फ पी मल्टीपल्स मत देखिए, आप बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको पैग रेशियो भी देखना पड़ता है कि ग्रोथ क्या इंडिया की या उस कंपनी की या उस सेक्टर की। फिर आपको ईवी बाई विट्टा मल्टीपल्स पे देखे, ये एक बेसिक चीज है जो मंझे हुए प्लेयर्स है वो सब जानते हैं, बट मैं जो नए इन्वेस्टर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए मैंने ये रिपीट किया। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा आउटलुक हमने दिया हमारे प्रेजेंटेशन पे, बट वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरे एक शॉर्ट में अब मैं बता देता हूं कि हमारा समराइज करके मैं बताता हूं कि जो एसेट क्लास हमें बढ़िया लग रहा है, पिछले साल गोल्ड, रियल एस्टेट, डेट, इक्विटी, बिटकॉइन, सिल्वर, ये सब चले। बिटकॉइन हालांकि चलो मैं उसको कवर नहीं करता, मैंने बोल दिया। इस बार जो हमें लग रहा है कि इक्विटी विल बी द एसेट क्लास ऑफ द ईयर, काफी करेक्ट हो चुका है, काफी हमें वैल्यू दिखती है, काफी जो सरकार की पॉलिसीज है उनकी वजह से इक्विटी, भारत की स्ट्रक्चर स्टोरी पे, कंजम्पशन स्टोरी पे अगर भरोसा है तो इक्विटी पे हमें पूरा भरोसा है, और हमें तो है, हमें ऐसा लगता है कि इक्विटी में निवेशित रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 2026 के टारगेट्स क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो हमारी टीम की तरफ से ये निकल के आया कि 28,640 यानी 28,600 से लेकर 29,000 के बीच में ये एक रेंज रह सकता है जहां तक निफ्टी जा सकती है, कि यानी कि 10 से 11 साढ़े 11%। बैंक निफ्टी हमें लगता है कि यहां से 67,260 का टारगेट्स निकला है, तो ये जो अभी 59,500 आज भले तेज हो गया हो, तो ये 59,500 60,000 के आसपास चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के ये टारगेट्स रखते हैं। सेक्टर्स में हमें जो अच्छे लगते हैं, हेल्थ केयर पे हम काफी बुलिश है, मैं हमेशा हो थीम बोलता हूं, होटल्स, हॉस्पिटल्स एंड होम इंप्रूवमेंट, तो उसमें फार्मा एंड हेल्थ केयर, यस इट लुक्स गुड टू अस, जहां पे
अब डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ये सब, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने भी जो ट्रीट इन इंडिया वाली जो बात कही थी बजट में, और बाहर से लोग आके ट्रीटमेंट इंडिया में करवाने लग गए, तो ये एक मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से बहुत बढ़िया। ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल्स, एयरपोर्ट्स, ये सब देखिए किस तरीके से आजकल भरे हुए हैं, वहाँ पे क्या मतलब लेवल्स हो रहे हैं। और जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा डेवलपमेंट किया, भले वो रोड का हो, रेल का हो, या एयरलाइंस का हो, या एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। होटल्स के गजब के ARR बढ़ रहे हैं, रेंटल्स बढ़ रहे हैं, और ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ रही है। तो आई थिंक दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। BFSI, यस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बढ़िया लगता है। बैंकिंग में हमें इनफैक्ट अगर आप बोलोगे टॉप 3 सेक्टर्स में, तो बैंकिंग सर्टनली बहुत बढ़िया लगता है। और बड़ी कुछ बैंक्स और बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पे अभी काफ़ी इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम करेक्शन हो चुका है वहाँ पे। फिर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स पे भी आर बुलिश। मुझे लगता है कि इंफ्रा की बात करते हैं, भारत की ग्रोथ की बात करते हैं, तो सीमेंट, जहाँ पे GST कट का भी बहुत बड़ा इस सेक्टर में बेनिफिट मिला है, तो सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स लुक्स वेरी गुड। फिर हमने कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम, जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर है, जो कि मैं बहुत सालों से बहुत सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से रेकमेंड भी करते हुए आ रहा हूँ, और इस सेक्टर के अभी भी कई स्टॉक्स है जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। हमने देखिए BSE, CDSL, MCX, NSDL, बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए। इवन AMCs आर डूइंग वेल, हमने देखा भी ICICI प्रू AMC का IPO भी आया, बढ़िया रेस्पॉन्स मिला, बढ़िया लिस्टिंग हुई, तो ये भी आगे होता रहेगा। कुछ हमें EPC कंपनीज बढ़िया लगती है, कंस्ट्रक्शन एंड EPC कंपनीज। इंफ्रा काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है, वहाँ पे अपने ही कुछ चैलेंजेस रहते हैं, बट सरकार का जो फोकस है, सरकार की जो इंफ्रा के ऊपर स्पेंडिंग है, उन सब का बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। लास्ट ईयर में हमने देखा कि इलेक्शंस के बाद थोड़ा गिरावट जरूर आया था। फिर हम लोग वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत फोकस्ड है। हमें लगता है कि वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, ये सब बढ़िया लग रहे हैं, इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो कि जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया है जिस सेक्टर ने, वो है ऑटोमोबाइल्स, जहां से, और ऑटो इंसिलरीज, जहां से मैंने एक के बाद एक बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए, हमारी टीम ने बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। सो फाइनली कुछ स्टॉक्स हैं जहां, या सेक्टर्स हैं जहां पे हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा दूर रहें, तो वैसा कोई भी सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है कि जहां पे हम ऐसा सिक्लिकल सेक्टर जरूर से लगता है कि वहां दूर रहें। थोड़ा हमने यही बोला कि जहां पे यूफोरिया हो चुका है, थोड़ा वहां ध्यान रखें। हाई पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक, EV/EBITDA जहां पे हायर साइड पे हो, हाई पैग रेशियो वाले स्टॉक्स, उन सब पे ध्यान दें। और जो कंपनियां ग्रोथ कम पोस्ट कर रही है उन पे ध्यान दें, मतलब अननेसेसरली पी मल्टीपल सस्ता हो और कंपनी की ग्रोथ नहीं हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है देखना। तो बेसिकली आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, बॉटम अप अप्रोच रखिए, और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। सर्टेनली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच वाला टाइम है, और ये स्टॉक पिकर्स टाइम है। इतना इजी नहीं रहेगा। लास्ट 5 साल में हमने बहुत सारी चीजें बहुत इजीली होते हुए देखी है। बहुत सारे स्टॉक्स हम भी रेकमेंड करते थे, बहुत इजीली टारगेट्स अचीव होते थे, बट अब वैसा सिनेरियो नहीं है। पोस्ट कोरोना अब टफ टाइम्स आ गए, और हमने कोरोना के पहले कई लोग जो इस दौरान आए मार्केट्स में, उनकी हम बात सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। और रिटर्न्स, मतलब लोगों को 20 से 25% के रिटर्न बहुत आम लगने लग गए थे, बट हमें हमारे रिस्क जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसको कम करनी पड़ेगी। और 15%, मतलब 12 से 15% एक आइडियल रेंज है जहां पे हमें सोचना चाहिए। और हमें FD का एक एक्स फैक्टर लगाना पड़ेगा कि 1.5, 1.75, 2x इस तरीके का रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करें तो बेहतर रहेगा। और ऐसा ही होता आ रहा है कि लोग बाग काफी मायूस इसीलिए हुए हैं कि लोगों के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट नाउ। अब फाइनली जो स्टॉक्स है उसके ऊपर हम हमारा वीडियो तो बनाना जरूरी है ही है, बट मैं इसी वीडियो में डाल रहा हूं। तो फाइनली ये न्यू ईयर आउटलुक हमने दिया। अब हमें लगता है कि न्यू ईयर पिक्स जो है वो भी बढ़िया से दें। तो न्यू ईयर पिक्स के बारे में अब आपसे स्टार्ट करते हैं बात। तो फाइनली जो पिक्स ट्रेडसुप रिसर्च टीम की तरफ से निकल के आई है 2026 के लिए, अलग अलग टाइप की पिक्स है, अलग अलग सेक्टर्स है, और 8 करीब हम लोग पिक्स दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई नए नाम और अनोखे नाम है, इन स्टॉक्स को आपने सुना है, मैंने जी बिजनेस पे भी इनके बारे में डिस्कस किया है, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं स्टॉक स्पेसिफिकली नहीं जाऊंगा, सिंपली मैं टारगेट्स दूंगा और मार्केट कैप के बारे में बताऊंगा। तो पिछली बार हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम कुछ लार्ज कैप्स भी दें, इस बार भी वैसा ही एक लार्ज कैप स्टॉक है, कुछ मिड कैप स्टॉक है, और बड़े कैपिटल वाले, कैपिटलाइजेशन वाले भी, और कुछ स्मॉल मार्केट कैप वाले भी है। तो पहला स्टॉक जो मैं दूंगा वो है HDFC बैंक।
अगेन बहुत ही बेहतरीन कंपनी, एचडीएफसी बैंक के बारे में तो अब क्या बोले, 15 लाख करोड़ की कंपनी है और बहुत बढ़िया लगती है हमें इन लेवल्स पे, बहुत ही कंसोलिडेटेड लेवल्स है, काफ़ी समय से इन लेवल्स पे ही चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है और दूसरी बात फंडामेंटल्स इंडियन इकोनॉमी के बढ़िया होते हैं, तो बैंक्स कैन बी ए वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले और उनमें से एचडीएफसी बैंक जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल वाइज भी सस्ता लगता है, तो एचडीएफसी बैंक पहला पिक है जो कि 992 पे बंद हुआ है, 1170 1190 के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक। दूसरा सीडीएसएल तो देखा ही हमने, जिसको 1000 करोड़ पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक और 40,000 करोड़ तक गया था, तो एनएसडीएल उसी तर्ज पे एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगेन डिस्क्लेमर, ये हमारे पीएमएस में भी है और ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है, 21,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है और हम देख रहे हैं किस तरीके से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है, किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपने शेयर्स को डीमैट करवा रही है, पब्लिक कंपनीज जो डीमैट करवाती है वहां पे सीडीएसएल लीडर है, बट एनएसडीएल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, वहां पे बहुत बड़ा काम करती है और बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, एनएसडीएल वर्सेस सीडीएसएल, आप उसको जरूर से देखिएगा आईपीओ के समय पे। तो एनएसडीएल हमें लगता है कि 1063 पे जो बंद हुआ है 1230-1250 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। फिर एक स्टॉक है क्रिसिल, जो कि मार्केट लीडर और राकेश झुंझुनवाला जी का फेवरेट पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है और जिस स्टॉक को हमने काफी बार रेकमेंड भी किया है और सबसे बढ़िया बात है काफी करेक्टेड है बट फंडामेंटल्स इंटैक्ट है और ये भी 31,000 करोड़ की कंपनी है, 32,000 करोड़ की मार्केट लीडर है रेटिंग एजेंसीज में और दूसरी तरफ रिसर्च में, और भारत में भी काम कर रही है और बाहर भी कुछ देशों में काम करती है। तो 4,335 पे बंद हुआ, 5,030 5,090 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जाए। 3 स्टॉक हो गए फाइनली, एचडीएफसी, एनएसडीएल, क्रिसिल। एक स्टॉक है सनफ्लैग आयरन, जहां पे हमें बहुत अच्छी वैल्यू दिखती है जो कि 0.59 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे है और मेटल स्टॉक्स चलने लगे हैं, क्योंकि जब गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स चलते हैं, फिर नॉन फेरस मेटल्स चलते हैं, उसके बाद फेरस मेटल्स भी चलते हैं और स्टील उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, तो ये कंपनी स्टील में ही है। और दूसरी तरफ इस कंपनी का लॉयड मेटल में जो स्टेक है उसकी वैल्यूएशंस गजब की है और उसके सामने आज बहुत ही सस्ते मार्केट कैप पे ये अवेलेबल है, 4,890 करोड़ यानी कि 4900 करोड़ की मार्केट कैप पे है। तो 272 पे बंद हुआ है, 320-330 के टारगेट के लिए सनफ्लैग आयरन देखें। लेमन ट्री जो कि बहुत ही जबरदस्त ग्रो कर रही है, हर कैटेगरीज में अपनी होटल्स ला रही है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के काफी बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया है, छोटी सिटीज टियर 2 टियर 3 से लेकर टियर 1 सारी अलग अलग कैटेगरीज में जा रही है और बहुत बढ़िया कर रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म थीम पे ये स्टॉक को मैं लाया हूँ, 12,600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, 160 के लगभग बंद हुआ है, 190-210 के टारगेट्स के लिए लेमन ट्री को भी देखा जा सकता है। फार्मा स्टॉक्स और हेल्थ केयर की हमने बात की तो आरपीजी लाइफ साइंसेज एक बेहतरीन प्रोमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और रिपीट किया, मैं लास्ट ईयर भी दिया था, बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया और एकमात्र स्टॉक जो 8 रुपए के फेस वैल्यू वाला स्टॉक है और ये आरपीजी लाइफ साइंसेज हमें इन लेवल्स पे भी बहुत बढ़िया लगता है। 2298 पे बंद हुआ, 2710 2750 के टारगेट के लिए ये 3800 करोड़ वाले मार्केट कैप वाली कंपनी बढ़िया लगती है। इनफैक्ट बहुत अच्छे कुछ ब्रांड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और सर्ल इंडिया इनका पुराना नाम हुआ करता था, उसके बाद आरपीजी लाइफ साइंसेज, जब आरपीजी ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया। आस्क ऑटोमोटिव्स, इस स्टॉक के बारे में मैंने रिसेंटली चैनल पे डिस्कस किया, जी बिजनेस पे भी, और ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन लगती है, 9,400 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और ब्रेक शू पैड्स और ये बनाने वाली कंपनी, जबरदस्त मार्केट शेयर है और 2 व्हीलर्स में लगता है ये, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में, और 2 व्हीलर्स की डिमांड, 2 व्हीलर्स की जो सेल्स है कल हम देखेंगे 1 जनवरी को किस तरीके से मंथली सेल्स नंबर्स आते हैं, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है हमें और ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगी और आने वाले दिनों में जो वैल्यूएशंस है उन सबको देखते हुए लगता है कि 560-570 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लिया जा सकता है। फिर एक कंपनी है सुब्रोस लिमिटेड, ये दूसरी ऑटो इंसुलरी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी, कार एसीज बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी और काफी इनफैक्ट मारुति के ऊपर काफी इनका डिपेंडेंस रहता है, काफी सप्लाईज करती है, बाकी ओईएम्स को भी करती है और अब तो ट्रक्स में भी एसीज लगने की बात हो रही है, तो लग रहे हैं और हो रही है, तो सुब्रोस एक बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया प्ले है और 990 1050
के टारगेट के लिए स्टॉक को ले, 5600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। सो फाइनली आस्क ऑटोमोटिव, सुब्रोस, एचडीएफसी बैंक, एनएसडीएल, क्रिसिल, सनफ्लैग आयरन, लेमन ट्री एंड आरपीजी लाइफ साइंसेज, हमने 8 स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आने वाला साल आपके लिए बढ़िया रहे। लास्ट ईयर जिस तरीके से पैसे नहीं बने उसके ठीक विपरीत तरीके से पैसे बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। एंड अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें। हमने कोशिश की है कि हम अच्छे स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट करें जो फंडामेंटली भी बढ़िया और टेक्निकली भी बढ़िया लेवल्स पे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बढ़िया। सो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।